कल राष्ट्रीय राजधानी में पूरे दिन तेज बारिश हुई, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया। बारिश के बाद हवा में नमी और ठंडक महसूस की गई, जिससे लोगों को गर्मी और आपको बता दें कि धूल से काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों जैसे एम्स, मयूर विहार और अक्षरधाम में भी बारिश हुई और बारिश के बाद वातावरण काफ़ी साफ सुथरा नजर आया। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार देखा गया है, लेकिन स्थिति अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। कई जगहों पर AQI 129 दर्ज किया गया, जो औसत से ऊपर की हानिकारक स्थिति को बताता है। हालांकि बारिश के बाद वातावरण में धूल और प्रदूषण के स्तर में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, लेकिन लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए जो सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, अतिरिक्त ध्यान रखना ज़रूरी बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली NCR में बारिश के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आया। वहीं AQI में भी सुधार यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल था। कई जगहों पर AQI में भारी कमी दर्ज की गई है, जिससे कि प्रदूषण की स्थिति भी बेहतर हुई है। हालांकि अब भी स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है। लोगों से अब भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो कल दिल्ली NCR के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद AQI की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। प्रदूषण से काफ़ी ज़्यादा राहत लोगों को मिली है। हालांकि अब भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है, लेकिन AQI में सुधार दर्ज किया गया है। तो कल बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया था। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ये बारिश हुई। बारिश के बाद स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आई। प्रदूषण से दिल्ली NCR में स्थितियां काफ़ी गंभीर थी, जिनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार अब देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां अभी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आई हैं। इसलिए लोगों से अभी भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों वाले लोगों को खास हिदायत दी जा रही है कि जितना हो सके वो जहरीली हवा में सांस लेने से बचें। तो दिल्ली NCR में कल पूरा दिन बारिश होती रही, जिससे स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम एकाएक बदल गया और काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। काफ़ी ज़्यादा ठंड अब दिल्ली NCR में बढ़ गई है। लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। बच्चों, बुजुर्गों और खासकर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों वाले लोगों को अभी भी सावधान रहने की हिदायत दी गई है। हालांकि प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। तो लोगों से लापरवाही छोड़ सावधानी बरतने की अपील अब भी की जा रही है। मौसम विभाग ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग का भी ये कहना है कि जब तक स्थितियां पूरी तरह से नहीं सुधर जाती, तब तक सावधानी बरतना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कल बारिश हुई और उसके बाद से प्रदूषण की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अब भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या स्थिति बनी हुई है? दिल्ली NCR में कल पूरा दिन बारिश होती रही और उसके बाद प्रदूषण में कमी यहाँ पर ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग ने अब भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली NCR में बारिश बूंदाबांदी के बाद प्रदूषण लेवल तो कम हुआ है, मगर यही अगर बात करें तो प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि अभी भी विजिबिलिटी जो है वो कम नजर आ रही है, जिस कारण काफी ज्यादा सड़कों पर निकलना भारी हो रहा है। हालांकि ये स्थिति तब है जब बारिश हो गई है और जमीनी स्तर की बात करें तो प्रदूषण को कम करने में काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो देखी जा रही है। हालांकि जमीनी स्तर की बात करें तो ये पूरा प्रशासन जो है वो फेल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक बारिश का इंतजार ही शायद प्रशासन द्वारा किया जा रहा था कि बारिश अगर होती है। हालांकि बारिश जो है वो काफी देर हुई है। इसको लेकर के अभी जो स्थिति है ये देखी जा रही है कि 222 अभी AQI लेवल जो है वो फिलहाल की स्थिति है।
आपको बता दें कि गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग AQI लेवल जो है वो पहुंच गया है। हालांकि कई जगह ऐसे भी है जहां पर 134 AQI है। संजय नगर में लोनी की अगर बात करें तो लोनी दिल्ली से सटा है, इसीलिए वहां इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी ज्यादा प्रदूषण वाला जो है वो क्षेत्र है, जहां पर 246 AQI लेवल जो है वो वहां उस वक्त मौजूद है। इंदिरापुरम की अगर बात करें तो इंदिरापुरम में 235 AQI लेवल जो है वो फिलहाल बना हुआ है। वसुंधरा की अगर बात करें तो वसुंधरा और इंदिरापुरम में काफी खासा फर्क नहीं देखा जाता, मगर यहाँ पर भी 272 AQI दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति में कमी तो आई है, मगर 222 की जो स्थिति है वो फिलहाल गाजियाबाद की है। हालांकि ये मीटर लेवल की अगर बात करें तो मीटर में उतना ही दिखा पाता है जितना मशीनें बता पाती हैं। हालांकि इससे ज्यादा AQI लेवल जो है वो गाजियाबाद में दिखा। हालांकि ठंडी हवा और बारिश के बाद काफी ज्यादा गिरावट तो हुई है, मगर ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बारिश और कितने दिन होती है और उससे कितना निजात मिल पाता है। ये एक विचार करने वाली बात है कि अगर अभी भी लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं या स्कूली बच्चे जो हैं वो अगर स्कूल की तरफ सुबह रवाना हो रहे हैं तो उनके नाक पर मास्क देखा जा रहा है और वो मास्क पहन के ही घर से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। और अजीत, अगर बात की जाए, क्योंकि ठंड का भी प्रकोप अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश होती रही और तापमान में भी खासा गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई, तो एक तरफ प्रदूषण से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन ठंड का प्रकोप अब भी लगातार जारी है। जी देखिए, साफ तौर पे जाहिर है कि ठंड का जो प्रकोप है, आपको बता दें कि इस ठंड में पहली जो बरसात है वो देखी गई है। फिलहाल अभी भी जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये भी आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। हालांकि ठंड से बचने के लिए अलग अलग अलाव के सहारे रेन बसेरों में तमाम वो इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि जगह जगह पर ओला का सहारा लोग जो है वो ले रहे हैं। आग जो है वो जला करके अपने बचाव के लिए, कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए अपने घरों में हीटर का उपयोग भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ पहली जो ठंड की बारिश है इसको देखते हुए जो पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, ताजा बर्फबारी देखी जा रही है, वहां पर उसके कारण यहाँ दिल्ली NCR में ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2 दिन पूर्व में की अगर बात करें तो 2 दिन पहले भी सूर्य की किरणें ऐसी चुभ रही थी लोगों को, जिससे कि काफी ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था। मगर मौसम ने करवट बदली और उसके बाद दिल्ली NCR में ठंड ने दस्तक दी है, और ये ठंड कब तक रहती है ये बहुत जरूरी है और देखने वाली बात होगी। फिलहाल गाजियाबाद में बारिश की वजह से काफी ज्यादा कार्यक्रम भी प्रभावित हुए हैं। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बारिश के बाद AQI में सुधार यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन स्थितियाँ अभी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। वहीं ठंड का प्रकोप भी अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दिल्ली NCR में कल पूरा दिन बारिश होती रही और उसके बाद तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी दर्ज की गई है। उधर मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शासन स्तर से आई मुख्य अभियंता भी मौजूद रही। बैठक के दौरान राज्य मंत्री सड़कों की बदहाल स्थिति और निर्माण कार्यों में हो रही गंभीर खामियों को लेकर काफ़ी नाराज नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही और घटिया सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खराब कार्य प्रणाली के लिए संबंधित इंजीनियर को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं जिम्मेदार ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। राज्य मंत्री ने बताया कि घटिया सामग्री से बनी सड़कें 1 साल में ही टूट जाती हैं, जबकि अच्छी गुणवत्ता से बनी सड़कें 10 साल तक टिकाऊ रहती हैं। इसी के चलते पुराने टेंडर रद्द कर नए सिरे से ठेकेदारों को काम सौंपा गया है। बैठक के अंत में उन्होंने बसंत पंचमी, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं भी दी। ये पूरी बैठक मुजफ्फरनगर स्थित PWD गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जहां अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए, आज हम यहाँ PWD गेस्ट हाउस पर हैं। लगातार कुछ दिनों से कुछ शिकायतें मेरे द्वारा भी चेक की गई, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली कि सड़कों की गुणवत्ता में कुछ खराबी पाई गई। उसके लिए मैं तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, लिखा। उसी की बातचीत करने के लिए आज यहाँ से चीफ इंजीनियर को शासन से भेजा गया, जो शामपुर से यहाँ पर पहुंचे। अन्य अधिकारी भी यहाँ पर स्थानीय भी थे। और सबको बहुत सख्ती के साथ कहा गया है कि किसी भी रूप का क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चाहे PWD की सड़कें हों, चाहे हमारी विधायक निधि की हों,
चाहे वो फिर सांसद निधि की हो, चाहे फिर वो नगर पालिका और जिला पंचायत की हो, या अन्य विभाग से काम होते हैं। बहुत सारी एजेंसियां जो इस निर्माण क्षेत्र में काम करती हैं। तो जनता से मेरा निवेदन है कि काम की क्वालिटी पर थोड़ा नजर रखें, कैसा सीमेंट, कैसा सरिया, कितनी रोड़ी, कितना बजरपुर से मिल रहा है। सब कागज उनके पास होते हैं, मौके पर उनको मंगवा सकते हैं, क्योंकि पैसा जनता का पैसा होता है। ये हमारा कोई निजी पैसा नहीं है, ये किसी भी जनप्रतिनिधि का या विभाग का अपना व्यक्तिगत पैसा नहीं होता है। ये पैसा सब शासन के द्वारा प्राप्त होता है और जनता के टैक्स के माध्यम से ही ये पैसा क्षेत्र विकास के लिए मिलता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये जिम्मेदारी सबकी है, समीक्षा करने की, देखने की। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ जो निर्माण कार्य होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखें। देखिए, आज उधर बुलंदशहर से एक खास और प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग एक ऐतिहासिक पहल करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। इस अनोखे प्रयास के तहत 77 छात्र छात्राओं की एक टीम दिन रात लगातार 77 घंटे तक अपने हाथों से भारत का संविधान लिख रही है। ये कार्य 23 जनवरी की सुबह 9 बजे शुरू हुआ और 26 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक पूरा किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में संविधान के प्रति सम्मान, जागरूकता और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है। ये पूरा कीर्तिमान बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में रचा जा रहा है, जहां लगातार छात्र छात्राएं पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ एक ऐतिहासिक कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये पहल न सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए बल्कि पूरे जनपद के लिए गर्व का विषय बन रही है। जिलाधिकारी महोदया बुलंदशहर के निर्देशन में बेसिक शिक्षा विभाग के 77 बच्चों की टीम द्वारा 77 घंटे में एक संविधान लेखन का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो गणतंत्र दिवस है आने वाला 26 जनवरी को, ये 77वां गणतंत्र दिवस होगा, इसलिए हमारी टीम ने एक प्रस्ताव किया था कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 77 बच्चों की टीम के द्वारा 77 घंटे तक अनवरत दिन रात संविधान का लेखन किया जाए, जिससे बच्चे संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक हों और वो जानें कि जो देश की मूलभूत पुस्तक है, नियमों की, कानूनों की, वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और भविष्य जो है, चूँकि इन बच्चों का ही है, तो इनको संविधान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और मेरा नाम शिवानी है, मैं यहाँ संविधान लिख रही हूँ अपने देश का। ये पूरा क्या करते हैं सर? ये 77वां गणतंत्र दिवस 77 घंटे और 77 बच्चों द्वारा संविधान लिखा जा रहा है। इससे उद्देश्य भी है, जैसे इसका उद्देश्य खास ये है कि हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं उनको हमारे संविधान के कर्तव्य, अधिकार और जितने भी इनके मूल अधिकार हैं, सारे कर्तव्य हैं, उनको ये पता चले कि हमारे संविधान में हमारे कितने कर्तव्य हैं, कितने मूल अधिकार हैं, ये नागरिकों को पता चल सके। वहीं गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या की घटना का पुलिस ने तेजी से खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए महज 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के खुलासे में सर्विलांस, मैनुअल इनपुट और सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका रही। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया बैटरी ऑटो और फावड़ा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी को थाना ट्रॉनिका सिटी से एक व्यक्ति की हत्या की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तत्काल विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया, जिसमें संदिग्धों की पहचान कर ली गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नीरज और हरित नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि 18 जनवरी की रात उन्होंने मेहताब को किसी बहाने से घर से बाहर बुलाया और बैटरी ऑटो में बैठा कर ले गए। रास्ते में हुए आपसी विवाद के दौरान पहले उसके साथ मारपीट की गई और बाद में फावड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को उत्तर प्रदेश में न छोड़कर दिल्ली के तिमारपुर इलाके में फेंक आए थे, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटनास्थल से जुड़े अहम सबूत बरामद कर लिए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है। और देखिए, दिनांक 22/1/26 को वादिया द्वारा थाना ट्रॉनिका सिटी पर एक तहरीर दी गई थी कि उनके पति मेहताब को 2 लोगों ने घर से बुलाकर उसके बाद उसे ऑटो में ले जाकर उसकी हत्या करके उनकी 100 को थाना तिमारपुर दिल्ली के क्षेत्र में फेंक दिया था। इस तहरीर के आधार पर थाना ट्रॉनिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 23/1/26 को 2 अभियुक्तों नीरज एवं हर्षित पटेल निवासी पूजा कॉलोनी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से
हत्या की घटना में शामिल कारित करने में शामिल एक बैटरी ऑटो तथा आला कत्ल मफलर भी बरामद हुआ है। और देखिए दिनांक 22 वहीं गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सेहानी गेट क्षेत्र में सक्रिय ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी किए गए ई रिक्शा, घटना में इस्तेमाल किया गया एक अन्य ई रिक्शा और 2 ई रिक्शा बैटरियां और नगद धनराशि भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार 23 जनवरी को थाना सेहानी गेट पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मेरठ दिल्ली रोड स्थित रैपिड मेट्रो पिलर संख्या नंबर 533 के सामने ग्रीन बेल्ट में बने एक कमरे के पास दबिश दी गई। यहां से ई रिक्शा चोरी के मामलों में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो पिछले 5 से 6 महीनों से गाजियाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों से ई रिक्शा चोरी कर रहे थे। चोरी के बाद ई रिक्शा को काटकर स्क्रैप के रूप में बेचा जाता था, जबकि उनकी बैटरियां अलग कर बेच दी जाती थी। तो पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने इस सफलता को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि शहर में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। थाना सियानी गेट पे एक मुकदमा लिखा गया था 38/26, जिसमें वादी द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके ई रिक्शा को शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के सामने से चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर कई टीमों का गठन किया गया और इस पे काम चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज के निरीक्षण और बाकी अपने मुखबिर के सूचना के आधार पे आज सुबह 2:45 बजे इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक का नाम रिंकू उर्फ अंकुर है और ये पहले भी कई मुकदमों में जेल जा चुका है। दीपक ये भी सियानी गेट से जा चुका है चोरी के मुकदमे में। आसिफ और अनस जो है मतलब इनका ये कबाड़ी वाले हैं जहाँ पे इनके पार्ट्स बेचे जाते थे और इनके पास से आज जो चोरी हुई ई रिक्शा है वो भी बरामद हो गई है। 2 बैटरियां बरामद हुई है। जिस ई रिक्शा से ये घटना को कारित करते थे वो भी बरामद हुआ है और कुछ स्क्रैप भी और 2000 रुपए। थाना सियानी गेट पे एक मुकदमा लिखा। उधर गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुरी इलाके में अग्रसेन पार्क के पास एक बेहद संवेदनशील और निंदनीय घटना सामने आई है, जहां अज्ञात लोगों ने गौवंश की क्रूरता से हत्या कर उसके अवशेष सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिए। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार यह घटना 23 जनवरी की शाम लगभग 4 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों ने गौवंश को काटकर उसके अवशेष खुले स्थान पर इस तरह फेंके, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। लोगों का कहना है कि ये कृत्य न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर प्रयास भी प्रतीत होता है। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में गुस्सा और भय दोनों देखने को मिला। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में मोदीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच में जुटा हुआ है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उधर गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के झुंडपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था, तभी वो अचानक करीब 2.5 फुट गहरी खुली नाली में गिर गया। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में शोक का माहौल बन गया। परिजनों और ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि नाली लंबे समय से खुली पड़ी थी और कई बार शिकायत के बावजूद इसे सुरक्षित नहीं किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे खतरनाक स्थानों को जल्द सुरक्षित करने की भी मांग की है। ऐसा हुआ था, वो चाउमीन लेने के लिए गया था इधर पास में मस्जिद के पास। वो नाला खुला हुआ है, गहरा है, दलदल भी है उसमें बहुत। अगर कोई बड़ा भी गिर जाएगा तो वो भी ना निकले जल्दी से, तो उसमें गिर गया वो। फिर आसपास बताया आके, उससे पहले तो वहीं किसी ने निकाला, 1-2 जनों ने मिलकर, जब हाथ दिखाई दे रहा था उसका। और फिर क्या कहता करा, फिर बताया ही ना आके कि तुम्हारा लड़का ऐसा वहाँ गिर गया। फिर ये गई भागी उस लड़के को लेकर उठा कर पानी डाला उसके ऊपर। फिर जल्दी से ठेला करा इसने, भाई गरीब आदमी है, ठेला खड़ा था यहाँ, ठेले में डाल कर उसे फिर कल्लूगढ़ी लेके गई डॉक्टर के पास। उन्होंने मना कर दी कि कहीं और ले जाओ अस्पताल में अच्छे से में। फिर हम जेम्स में लेके गए, उन्होंने कह दिया कि बेड खाली नहीं है बच्चों वाला।
30 बेड हैं बच्चों के, वे बुक हो रहे हैं, जगह नहीं है, उसमें ले जाओ रामा में। फिर हम रामा में लेके गए, उन्होंने कह दिया कि क्या कहता कराने को 35,000 रुपये लगेंगे, वेंटिलेटर पे लेटेगा, ये सीरियस हालत है इसकी। तो हमने कह दी कोई बात नहीं, पैसे तो हो ही जाएंगे, तुम इसे बचाओ बच्चे को, फिर तो बच्चे को बचाओ। उन्हें कह रही है कि पहले पैसे जमा करवाओ। आयल नाम था, 12वीं साल में लग रहा था। अच्छा, क्या हुआ तब? उसे वहाँ पर गिर गया था वो नाली में, चाउमीन लेने गया था, अब वहीं गिर गया हूँ। पता नहीं किसी ने क्या धक्का दिया, क्या पता नहीं, हमें पता नहीं। खुला हुआ है? हाँ, नाला खुला हुआ। कैसे पता चला फिर आपको? करेंट से खुदा हुआ सा। आप लोगों को कैसे पता चला? हमें बच्चे ने बताई थी जी, मैं इतना सा हाथ दिख रहा था उसका। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे पे 2 लड़के हैं, उसे लगा के 3 है। ऐसा हो। वहीं गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र अंतर्गत नेहरू गार्डन इलाके से कानून व्यवस्था को खुले तौर पर चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ युवकों ने सार्वजनिक रूप से नियमों की अनदेखी करते हुए हथियारों का प्रदर्शन किया और हर्ष फायरिंग की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत और भय का माहौल बन गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक तेज आवाज में सीटी बजाते हुए खुलेआम हथियार से फायरिंग कर रहा है। इस तरह की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने न सिर्फ आसपास मौजूद लोगों को डराया, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। इसी मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान केक पर गन से फायरिंग करते हुए फिल्मी अंदाज में जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो में रंगबाजी और रौब दिखाने की कोशिश साफ नजर आती है, जहां खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। पुलिस दोनों वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं मुजफ्फरनगर में संभावित आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। इस अभ्यास के दौरान नागरिक सुरक्षा विभाग और एनसीसी के स्वयं सेवकों ने आम जनता को आपातकालीन हालात में सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में जागरूक किया। लोगों को बताया गया कि किसी भी आपदा या हवाई हमले जैसी स्थिति में किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे स्वयं व दूसरों की जान बचाई जा सकती है। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे जनपद में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। वहीं हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन भी बजाया गया, ताकि वास्तविक परिस्थितियों जैसा माहौल तैयार किया जा सके। नागरिकों से अपील की गई कि वो अपने घरों की सभी लाइटें बंद रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इस अभ्यास में आपात स्थिति में इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का भी प्रदर्शन किया गया। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की पूरी कमान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने संभाली और स्वयं पूरे अभ्यास की निगरानी भी की। प्रशासन ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य जनता को संबंधित विभागों को किसी भी आपात स्थिति के लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार करना है, ताकि जरूरत पड़ने पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। जैसा कि आप लोग पहले से अवगत हैं कि हम लोगों ने आज 6 बजे से 10 मिनट का ब्लैकआउट किए थे। सभी जनपद के नागरिकों के सहयोग से और सभी विभिन्न सरकारी संगठन जो थे और सरकारी विभाग थे उनके और सिविल डिफेंस के सहयोग से हम लोगों ने इसको सकुशल संपन्न किया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो समस्याएं आ सकती है उनको क्रिएट किया गया और उनका समाधान करके उनका क्या क्या कैसे डिस्पोजल हम लोग कर सकते हैं उसका मॉक ड्रिल किया गया। सभी ने सहयोग किया। उद्देश्य मात्र यही है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई परिस्थिति कोई संकट पैदा होता है तो सभी नागरिकों के सहयोग से, सभी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से हम लोग उसको तत्काल उसका समाधान कर पाएं और उस पर मिनिमम हानि हो, जन हानि न हो, कोई किसी प्रकार विपरीत परिस्थिति न हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जैसा कि आप लोग पहले से अवगत हैं। वहीं NH9 पर मणिपाल अस्पताल के सामने एक सड़क हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। बताया जा रहा है कि यह कार दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रही थी। रास्ते में सामने आए एक अन्य वाहन को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते यह दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए कार में फंसे चालक को बाहर निकाला और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि चालक को केवल मामूली चोटें आई और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।